कल हम लोगों ने देखा था कि योग के अध्यापन विधियां हम लोग पढ़ रहे हैं, उस दौरान हमारे सेंस ऑर्गन का बहुत इम्पोर्टेंस है और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के दौरान सेंस ऑर्गन के बारे में बात होती है। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसको इस संदर्भ में देखेंगे कि योग अध्यापन के दौरान यानी पढ़ने पढ़ाने के दौरान तो उसमें कौन कौन से साधन का इस्तेमाल किया जाए उनसे सेंस ऑर्गन्स को और ज़्यादा इन्वॉल्व करने के लिए। आंख और कान का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो कान के लिए कौन सा होता है? ग्रामोफोन है, रेडियो का इस्तेमाल है, जो ऑडियो सिर्फ है। कान सिर्फ ऑडियो से संबंधित है, ऑडियो वाली चीज़ें होगी। आंख के लिए क्या हुआ? आंख के लिए बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसमें देखना, एक चित्र है या एक सिनेमा है, कैमरे हैं, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, बुलेटिन चार्ट है और भी अलग तरीके की चीजें वो तस्वीर के साथ अभी आपको नीचे दिखेंगे। ये अलग अलग साधन हुए। एक ऑडियो वाला साधन अलग हुआ, आंख को देखने वाला साधन अलग हुआ, और दोनों को जब मिक्स करेंगे कि देख भी रहे हैं और उसी से आवाज भी हमें निकल रही है तो वो दृश्य और श्रव्य साधन हो जाएगा। तो साधन यहाँ 3 तरीके का हो गया। देखिए एग्जाम में आता है, कल हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन था जो कि दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो दृश्य और शब्द जो है वो थोड़ा भारी भरकम हिंदी की वजह से है। दृश्य साधन हुआ जो सिर्फ देखता है, इसमें साउंड नहीं होता है। श्रव्य साधन हुआ जिसमें दृश्य नहीं है लेकिन साउंड है, सिर्फ आवाज है। और दोनों को मिक्स किया तो जिसमें दृश्य भी है, श्रव्य भी है, यानी कि विजुअल भी आप देख रहे हैं और उससे साउंड भी आ रहा है। तो 3 कैटेगरी हो गया, दोनों को मिक्स कर दिया। पहले दोनों अलग अलग, फिर मिक्स कर दिया। उसके अलावे अन्य साधन का भी इस्तेमाल होता है सेंस ऑर्गन्स को एक्टिव करने के लिए, आपकी पढ़ाई में लगाने के लिए। जैसे कि शैक्षणिक दौरा हुआ, कहीं कहते हैं एजुकेशनल टूर पर जा रहे हैं, एजुकेशनल टूर है या किसी खास जगह की आप यात्रा कर रहे हैं, तो ये भी आपके सेंस ऑर्गन्स से रिलेटेड है, उसको इन्वॉल्व करने के का एक तरीका है। और कौन से तरीके हैं? समाचार पत्र, किताबें, यौगिक ड्रामा, ये सारी चीजें इन्वॉल्व करती हैं। और ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है? ये कहा गया कि पढ़ाई के दौरान जो आप पढ़ाई करवा रहे हैं छात्रों को, उनमें और जिज्ञासा बढ़े, उनको चीजें आसानी से समझ में आए, उनके चित्त में बैठ जाए, उसके लिए चीजें जरूरी है। हम आप सब जानते हैं कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। जितना शब्द आप कहते जाए, कोई एक चित्र वहां पर लगा दें उससे संबंधित, तो आप जो 1000 शब्द कहेंगे वो एक चित्र वो चीजें वहां व्यक्त कर देता है। इसीलिए जब आप क्लास ले रहे होते हैं तो इन अध्यापन सामग्री का, इन साधनों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और जब इसका इस्तेमाल होगा तो हठ योग का जब आप अभ्यास करा रहे हैं या योग का अभ्यास करा रहे हैं तो उसमें भी इन साधनों का इस्तेमाल कोई अपवाद नहीं हो सकता, वहां भी कराना है। अब ये क्वेश्चन यहां से आता है जो इम्पोर्टेंट हमने नोट यहाँ लगाया हुआ है। चित्रों को बहुत अधिक समय तक, मान लीजिए आप कक्षा में पढ़ाने गए, आपने कोई तस्वीर आप लेकर गए हैं और आपने उस तस्वीर को मोड़ करके अभी रखा हुआ है, उस तस्वीर को आपने मोड़ा हुआ है, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे आप, तो और जब पढ़ाना हुआ उसी समय आपने तस्वीर खोली, दिखाया, ये देखो तस्वीर है, इसमें ये है, ये है, ये है, आपने पढ़ाया, फिर मोड़ करके रख दिया, तो वो बहुत कारगर नहीं होगा, उससे बहुत बातें समझ में नहीं आएंगी। तो कारगर कैसे होगा? ये देखिए सीधा यहाँ पर लिखा हुआ और एग्जाम में पूछा जाता है। अगर किसी चित्र का इस्तेमाल कर रहे साधन के रूप में तो उसको लटका करके छोड़ दिया जाए, यानी कि बहुत अधिक समय तक उसको लटका कर रखना पड़ता है, तब जाकर के उसका इम्पैक्ट आता है। और फिर जब बहुत देर तक लटकाने के बाद फिर उस चित्र को टीचर उसका विस्तृत वर्णन करे, एक एक चीज के बारे में बताए। तुरंत ना हटाए, तुरंत ना लगाएं, तुरंत ना हटाए, लंबे समय तक लटका कर रखना है। अध्यापन के साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका लाभ क्या है? और भी साधन अभी नीचे आएगा, उसका लाभ क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो कोई मुश्किल विषय है उसको भी समझने में आसानी हो जाती है। अलग अलग साधनों के इस्तेमाल से क्या होता है? छात्रों को प्रेरणा मिलती है कि हमें पढ़ना है, जिज्ञासा जगती है। उस दौरान छात्रों का ध्यान कक्षा से नहीं हट पाता, इधर उधर नहीं जा पाता है। ये साधन छात्रों को उसी साधन में, उसी चीज में व्यस्त रखता है, क्योंकि उनके सेंस ऑर्गन वहां इन्वॉल्व हो गए।
सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए तो वो और कहाँ जा पाएगा। तो वो उस विषय के बारे में सोचना शुरू कर देता है जो साधन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से सीखे गए ज्ञान, मतलब वो साधन को इस्तेमाल करके जो ज्ञान सीखा जाता है उसका असर आपके मन मस्तिष्क पर लंबे समय तक बना रहता है। मेन पॉइंट तो यही है, इसीलिए साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। पाठ का उद्देश्य पूरा करने में आसानी हो जाती है। आप जो चाह रहे हो कि आप जो पढ़ाना चाह रहे हो उनको अच्छे से समझ में आ जाए, अगर आपका ये उद्देश्य है तो उद्देश्य आसानी से पूरा हो जाता है। साधनों का मूल्यांकन छात्रों के द्वारा हो जाता है कि साधन प्रभावशाली रहा या नहीं। जिस साधन का आपने इस्तेमाल किया और उसके बाद आपने फीडबैक लिया छात्रों से, या छात्र का क्या चेहरा देख रहे हो, उनका इन्वॉल्वमेंट देख रहे हो, उससे आपको पता चल जाता है कि जिस साधन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो साधन कितना कारगर है। या आपने बाद में पूछा कि ये जो साधन का इस्तेमाल किया, क्या इससे आप फैमिलियर थे या नहीं, तो प्रभावशाली रहा या नहीं वो साधन जिसका इस्तेमाल किया, वो छात्रों के फीडबैक से पता चलता है। अब सवाल ये है कि कोई अध्यापन विधि आप चुन रहे हैं, आपने व्याख्यान विधि चुना या कोई दूसरी विधियां चुनी, तो उसको चुनने का और उसको तैयार करने का क्या तरीका, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में आगे बताया जा रहा है। कहते हैं विषय के हिसाब से ही आप अपने अध्यापन विधियों को चुनिए। सावधानी पूर्वक किसी एक विषय को चुनिए। जिस अध्यापन विधि को आप चुन रहे हैं उसका आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। आप व्याख्यान विधि चुन रहे हैं, लेक्चर देने की विधि को चुन रहे हैं और लेक्चर के क्या क्या गुण है उसको आपको पता नहीं है कि आपकी आवाज पीछे तक जानी चाहिए, आप मंच पर आप टहलते रहेंगे, मूवमेंट आपका होगा, एक तरफ देख रहे हैं दूसरी तरफ भी देख रहे हैं, कई बार बच्चों से आई कांटेक्ट भी कर रहे हैं। तो अगर आपको ये टेक्निक पता नहीं है, इसका पूरा ज्ञान नहीं है, तो वो कारगर नहीं होगा। कई बार होता है ना, मंच पर कोई एक वक्ता आते हैं, उनका लेक्चर होता है तो सब लोग वाह वाह कर उठता है। कुछ लोग आते हैं जो लेक्चर देकर चले जाते हैं, नींद आती है उस वक्त। तो इसीलिए टीचर को उस विधि का पूरा ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ नॉलेज ही काफी नहीं, उसका प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। साधन आपके पास बहुत सारे हैं, तो किसी एक विधि में ही सारे साधन का इस्तेमाल कर देंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि साधनों का अधिक इस्तेमाल टालना है, कम साधन का इस्तेमाल करना है। एक कक्षा में एक ही तरह के या दो तरह के साधनों का इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे नहीं, प्रोजेक्टर भी लगा दिया, चित्र भी लगा दिया, वीडियो भी चला दिया, टीवी भी चला दिया, ऐसा नहीं करना है। टेप रिकॉर्डर भी चला दिया, इतने साधनों का इस्तेमाल नहीं करना है। एक साथ कम साधनों का इस्तेमाल करना है तो अच्छा रहेगा, आपका वो प्रभावी होगा। और जो साधन का आप इस्तेमाल कक्षा में करने जा रहे हैं अपने अध्यापन विधि के लिए, उन साधनों की जांच क्लास से पहले कीजिए। ये नहीं कि क्लास के दौरान आप उन साधनों की जांच कर रहे हैं, ये प्रोजेक्टर ठीक से चल रहा है या नहीं, ये जांच आपको पहले करनी है। उस दौरान करेंगे तो आपका समय खराब होगा। जो लेक्चर आप जितना डिलीवर करना चाह रहे हैं उस समय के अंदर वो डिलीवर करने में परेशानी होगी। अब सवाल है कि साधन का इस्तेमाल करें कैसे, क्या वो साधन एप्रोप्रिएट है उस माहौल में, उस छात्र के लिए, जो छात्रों का आपके पास ग्रुप है, क्या वो उन साधनों को ग्रहण करने की स्थिति में है, तैयार है। आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हाई क्वालिटी किसी चीज का ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्निक का, और जो छात्र हैं वो उससे पहले से परिचित नहीं है, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। तो उसी साधन का इस्तेमाल करें जिससे उनको दिक्कत ना हो। और साधनों के विषय में क्रमबद्ध तरीके से, साधनों में विषय को क्रमबद्ध तरीके से पेश करना चाहिए। जो भी साधन है तो स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई भी साधन इस्तेमाल करेंगे, कोई भी विधि इस्तेमाल कर रहे हैं, ये साधन इस्तेमाल किस में होगा, कोई भी टीचिंग टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें, तो उसमें आपको इस बात का ख्याल रखना है कि प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम जरूर रखेंगे। प्रश्नोत्तरी या ग्रुप डिस्कशन, ये जरूर कि आपके कोई सवाल है तो बताएं। और साधन ऐसे नहीं होने चाहिए जिस पर बहुत ज्यादा खर्च हो। कई बार ऐसी गलती हो जाती है कि हम कोई साधन का इस्तेमाल करते हैं और उस पर बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है हमारा। जैसे अभी मेरे साथ हुआ, मैंने एक साधन का इस्तेमाल करने की सोची
कि ऑडियो क्वालिटी हमारा बेहतर हो, उसके लिए हमने क्या किया, 36,000 रुपए का एक माइक खरीद लिया, वो DJI का माइक ले लिया, माइक 2। अब वो इसमें इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो माइक है सिर्फ। अब मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, इसमें इस्तेमाल हो ही नहीं पा रहा है। तो दूसरा ऑप्शन मैंने देखा जो सस्ते में, मतलब बिना खर्च में हो रहा है, वो कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बहुत बढ़िया क्वालिटी नहीं आ पा रही ऑडियो की। तो खैर कोई नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है, तो इसका ध्यान रखें। अब साधनों के प्रकार की जो हम लोग बात कर रहे थे वो देखते हैं। ब्लैक बोर्ड, जो कि अब पुराना हो चुका है मामला, कहीं कहीं पर इसका इस्तेमाल अभी भी होता है, हालांकि अब तो स्मार्ट बोर्ड आ गया हुआ है। बुलेटिन बोर्ड का इस्तेमाल अभी भी होता है, स्कूलों में भी होता है, कॉलेजेस में भी बुलेटिन बोर्ड का इस्तेमाल होता है। ग्राफिक का साधन, ग्राफिक्स का इस्तेमाल आप करते हैं आंकड़ों को दिखाने के लिए। सचित्र पाठ पुस्तक होता है योग में, तो इसकी जरूरत होती है। बच्चों को पढ़ाना, उसमें भी जरूरत होती है कि फोटो के जरिए आप दिखाते हैं कौन सा आसन कैसे करना है। मैग्नेटिक बोर्ड होता है, इसका भी इस्तेमाल पढ़ाई के दौरान किया जाता है। यौगिक मॉडल होता है, यौगिक मॉडल का भी इस्तेमाल किया जाता है। कोई आसन दिखाना, उसके मॉडल ही आप ले आए चित्र की जगह पर, तो वो और थोड़ा सा प्रभावी हो जाता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर है, इसका इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा होता है, सभी लोग अच्छे से जानते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। दीवार पर पोस्टर है, और जितने भी योग संस्थान आप जाएंगे, दीवार पर पोस्टर लगा होता है और उसमें लिखा होता है, उसके फायदे लिखे होते हैं, गुण लिखे होते हैं, कैसे करना ये लिखा होता है। योग से संबंधित तस्वीरें पर्टिकुलर होती हैं जो आप कक्षा में ले जा सकते हैं, उसको टांग करके पढ़ा सकते हैं, फिर आप वापस ले जाएं। टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल किया जाता है, किसी की जीवनी के बारे में कुछ आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, किसी का इंटरव्यू लिया हुआ है, कोई बात ऐसी है जो आपने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो उस टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रामोफोन तो बहुत पुराना स्टाइल हो गया, लेकिन चूंकि साधन में अभी भी एग्जाम की दृष्टि से पूछ दिया जाता है, तो इसलिए हमने ये तस्वीर लगाई हुई है। बहुत पुराना साधन है। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जब बहुत बड़ा ग्रुप हो तो वहाँ पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बाबा रामदेव है, वो अगर योग की क्लास ले रहे हैं तो उनमें हजारों छात्र हैं, तो लाउड स्पीकर के बिना कैसे काम चलेगा। टेलीविजन का इस्तेमाल आम है, अब ये स्मार्ट बोर्ड के साथ क्लब हो गया हुआ है। टेलीविजन का इस्तेमाल, उसमें ऑडियो वीडियो दोनों आ जाता है। और वीडियो सीडी का इस्तेमाल, अब तो पेन ड्राइव आ गया है, तो वीडियो सीडी की अब जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये आ जाता है। मोटर यानी मोटर नर्व्स के द्वारा विषय संवेदी ज्ञान, अब मोटर नर्व्स की बात आ रही है। मोटर नर्व्स के बाद, मोटर नर्व्स जो है, इसके बारे में किन्हीं को पता है, कोई जानते हैं मोटर नर्व्स क्या होता है, क्या इसका इससे क्या संबंधित है? जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, यहाँ पे कोई मक्खी बैठ गई, कोई चींटी बैठ गई, तो ये गुलशन जी आपका ऑडियो वो माइक खुला हुआ, कोई चींटी बैठ गई तो आपको तुरंत मैसेज जाता है ब्रेन में, और मैसेज जाने के बाद आप तुरंत वापस में मैसेज ये आता है कि चींटी को हटाओ, हाथ को झटको या इसको हटाना है। तो मोटर नर्व्स का ये काम दोनों तरफ से होता है। मैसेज ले गया, मैसेज को डिलीवर किया कि उसमें क्या एक्शन लेना है। तो मोटर नर्व्स, यहाँ बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है, मोटर नर्व्स की दिक्कत होती है, तो उनको कोई चीज टच हो जाए, कुछ हो, तो उनको पता नहीं चलता है। कोई चीज आप कहें तो रिएक्शन उनका बहुत देर से होता है। ऐसी समस्या आती है। नर्वस सिस्टम की समस्या बहुत आम समस्या होती जा रही है अब, तो इसीलिए योग का अभ्यास करने से मोटर नर्व्स की समस्या भी बहुत हद तक कंट्रोल में रहती है। अगर आप रेगुलर करते हैं, समस्या शायद ना भी हो अगर योग के अभ्यासों का पालन करते हैं। तो अब मोटर नर्व्स में क्या होता है, जैसे कि सपोज कीजिए अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, या आप जब पढ़ाएंगे कोई छात्र और पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आपने जो पढ़ाया उसको बहुत जल्दी उसने कैच किया। किससे? अपने सेंस ऑर्गन से उसको कैच किया और उसको स्टोर किया। मतलब मोटर नर्व्स इतना मजबूत है कि जो आपने पढ़ाया एज इट इज उसको उसने ग्रहण किया, और जब उसको डिलीवर करने की बात आई कि आपने कहा डिलीवर करना है, तो वो एज इट इज उसको डिलीवर कर दिया। तो विलक्षण प्रतिभा मानी जाएगी, यानी मोटर नर्व्स बहुत एक्टिव, बहुत बेहतर कंडीशन में है।
अब जैसे अध्यापक ने कोई अभ्यास बताया कि तारासन का या कोई खास अभ्यास ऐसे किया जाता है, उस अभ्यास को सुना, बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो सबने सुना, लेकिन सबकी डिलीवरी अगर पूछा जाए कि आपने क्या समझा बताओ, तो सब उसको एज इट इज नहीं बता पाते हैं। कोई 2 लाइन बताएंगे, कोई 4 लाइन, कोई 6 लाइन, कोई कंप्लीट बता देते हैं। ये किससे संबंधित है? मोटर नर्व से संबंधित है। अब कहते हैं ऐसी उम्मीद की जाती है, ये तो मोटर नर्व्स में हो गया। अब मोटर नर्व्स को एक्टिव रखने के लिए कि वो बहुत ज्यादा उस पर प्रभाव पड़े, तो कोई अभ्यास अगर आप करा रहे हैं तो शिक्षक अगर आप हैं उस वक्त, तो उसका प्रदर्शन आपको खुद करना चाहिए। जैसे आप अगर कोई आसन करा रहे, अर्धमत्स्येंद्र आसन कराना है, तो आपने एक तस्वीर लगा दी, तस्वीर में बताया कि ऐसे करना है। उसकी जगह पर अगर आप खुद अर्धमत्स्येंद्र आसन करके उसका एक एक स्टेप बताएं, तो वो ज्यादा प्रभावी होता है, वो ज्यादा समय तक मस्तिष्क पर रहता है। तीसरा उपाय हम क्या करते हैं, एक तो फोटो लगा दिया या वीडियो खोल दिया, या आपने खुद किया, या फिर आप किसी एक छात्र को ले आए मंच पे, उनको आप कहते हैं कि इनके द्वारा हम करवा रहे हैं। तो उसमें सबसे बेहतर कौन सा साधन होगा? योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक सबसे बेहतर साधन होगा जो टीचर खुद से डेमो दे करके बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब टीचर प्रदर्शन करता है तो छात्रों में उत्साह बहुत ज्यादा बनता है कि जब हमारे शिक्षक कर रहे हैं इतना अच्छा, तो हम क्यों ना करें। तो इसीलिए इसको माना जाता है टीचर के द्वारा जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है उससे छात्रों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब डेमोन्स्ट्रेशन के ठीक बाद टीचर की क्या जिम्मेदारी है? उस अभ्यास से संबंधित मूलभूत चीजों को, जो बेसिक हैं उस अभ्यास के बारे में, उसको स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए। तो मोटर नर्व्स के द्वारा विषय संवेदी ज्ञान इस तरह से डेवलप किया जा सकता है। अब सवाल है, देखिए इसमें से कुछ सवाल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। दृश्य श्रव्य साधन है, दृश्य देखने वाला, श्रव्य सुनने वाला, दोनों एक साथ की बात आ रही, मिक्स बात आ रही है। टेलीविजन। रेडियो सिर्फ श्रव्य साधन है, ब्लैक बोर्ड सिर्फ दृश्य साधन है, टेप रिकॉर्डर सिर्फ श्रव्य साधन है, लेकिन टेलीविजन दृश्य श्रव्य दोनों साधन है। बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग मैसेज में भी जवाब दे रहे हैं। सरिता जी कुछ पूछना चाह रही है, हैंड रेज किया हुआ। सरिता जी कुछ कहना चाह रही है? इसी सवाल के लिए जवाब देने के लिए। अच्छा। योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक चित्र का प्रदर्शन करना चाहिए। कि चित्र को कुछ देर लटकाना चाहिए, चित्र को बहुत अधिक देर लटकाना चाहिए, चित्र का विस्तृत वर्णन करना चाहिए, चित्र को सिर्फ लटकाकर छोड़ देना चाहिए। देखिए अब इस तरह से भी सवाल आ सकता है। तो इसमें कोट है 2 और 3, चित्र को बहुत समय तक लटकाएं और उसका विस्तृत वर्णन करें। बिल्कुल सही, 2 और 3। एक तो बहुत अधिक समय तक लटकाएंगे भी, फिर उस चित्र में क्या है उसका विस्तृत वर्णन भी करेंगे, दोनों चीजें। कक्षा में प्रश्नोत्तरी का समय सामान्यतः कब रखना चाहिए? क्रिया के बीच में, क्रिया के शुरू में, क्रिया के अंत में, इनमें से कोई नहीं। अंत में। सामान्यतः अंत में ही रखना चाहिए। एग्जाम की दृष्टि से यही सही है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग बीच बीच में भी कई बार रख लेते हैं। जब लगता है बोरियत हो रही है, रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो बीच में कुछ सवाल किसी का है तो पूछ लो, ताकि बोरियत ना रहे। तो ये वैसे एग्जाम की दृष्टि से क्रिया के अंत में यही सटीक है। अब योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रश्न से संबंधित जो कालांश होता है उसकी चर्चा होती है कि क्यों महत्वपूर्ण है। कहते हैं प्रश्नोत्तरी से जब आप प्रश्न उत्तर करते हैं तो शिक्षक को पता चलता है कि छात्र को समझ में आया या नहीं आया। कठिन प्रश्न, अब ये यहां से ये महत्वपूर्ण है, कठिन प्रश्न अनुभवी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए। कोई ऐसा मुश्किल प्रश्न है तो टीचर को पता होता है पढ़ाते पढ़ाते कि कौन सा छात्र इंटेलिजेंट है, कौन सा अभी इंटेलिजेंट नहीं है, वो कोशिश कर रहा है। तो ऐसा सवाल नहीं जो कमजोर छात्र है उससे बहुत मुश्किल सवाल पूछ दिया, फिर वो हतोत्साहित हो जाता है। तो कठिन प्रश्न किससे पूछना है? तेज विद्यार्थी से, अनुभवी विद्यार्थी से। आप लोग भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिएगा। और सरल प्रश्न किससे पूछना है? कमजोर छात्र से सरल प्रश्न पूछना है। ये कोऑर्डिनेशन बन जाता है। उससे क्या होता है कि दोनों तरह के छात्रों में उत्साह बना रहता है। ये ध्यान देंगे, दोनों तरह के छात्रों में
उत्साह बना रहता है। योग प्रशिक्षक सभी प्रश्न विनम्रता पूर्वक पूछें। जो भी सवाल हम आपसे पूछें तो विनम्रता पूर्वक पूछें, कभी भी कर्कश आवाज में डांट करके इस तरह से सवाल ना पूछें। और पाठ सिखाते समय अगर कोई चीज सिखा रहे हैं तो प्रश्न सरल पूछना है, सरल से कठिन की तरफ। पहले सरल प्रश्न पूछना है और बाद में कठिन प्रश्न पूछना है। अगर उन्होंने 10 प्रश्न बनाया हुआ है तो पहले कौन सा पूछेंगे, जो आसान सवाल है वो पूछेंगे और बाद में कठिन सवाल पूछेंगे। यही नियम है पढ़ाने का, टेक्निक होता है ताकि बच्चों का उत्साह बना रहे। शुरुआत में उसकी हिम्मत टूट जाएगी तो पढ़ने की उसकी क्षमता प्रभावित होगी। प्रश्नोत्तरी का कालांश जरूर रखें, ध्यान रहे। कक्षा के अंत में कुछ समय प्रश्नोत्तरी को देना चाहिए ताकि छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिले। तो कालांश क्या होता है? काल मतलब समय, अंश मतलब समय का हिस्सा, कालांश, उसी को कालांश कहते हैं। कालांश से तात्पर्य यह है कि अगर 1 घंटे की क्लास है तो आपका संपूर्ण समय इस विषय के लिए 1 घंटा ही है। सपोज कीजिए आज योग अभ्यासों के अध्यापन विधि रात के 9 बजे से रात के 10 बजे तक पढ़ा रहे, 1 घंटे का हमारे पास समय है। उसमें से संपूर्ण में से एक अंश, उस काल का एक अंश निकालेंगे। 10 मिनट हमने निकाला प्रश्न के लिए तो वो 10 मिनट को कहेंगे कालांश। 10 मिनट का कालांश प्रश्नोत्तरी के लिए है, ठीक है। अब है कि साथ ही जब आप कालांश रखते हैं, प्रश्नोत्तरी करते हैं, तो ये पता चलता है कौन सा छात्र कितना समझ पा रहा है, उनको दिक्कत तो नहीं हो रही है विषय को समझने में। ये बहुत जरूरी है, विषय को समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब प्रश्नोत्तरी के लिए किन किन बातों का ख्याल रखेंगे? छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। छात्रों के छोटे और हल्के प्रश्न पूछने पर हतोत्साहित नहीं करेंगे, उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। कई बार क्या होता है, आप जो पढ़ा रहे हैं आपको लगता है कि सामने वाले को बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि आपने देखा ना, कल परसों में भी किन्हीं का सवाल आया हुआ था कि ये उन्होंने सवाल पूछ दिया, और अगर हमें लगता है कि अरे इतना भी नहीं आता है और हम उनका मजाक उड़ा देते, तो ये एक शिक्षक के गुण नहीं हो सकते, बेहतर शिक्षक के। अगर आप एक शिक्षक हैं, जो कि सारे लोग अभी क्लास में मौजूद हैं, सब शिक्षक हैं, तो कोई भी सवाल पूछे, चाहे हल्का सवाल पूछे, छोटा सवाल पूछे, उनको हतोत्साहित नहीं करना है, उनका मजाक नहीं उड़ाना। हाँ, बशर्ते कि वो जानबूझ करके उसने वो सवाल क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए ना पूछा, वो पता चल जाता है उस संदर्भ में। हाँ, अगर वो इनोसेंट बन करके उसने सवाल वाकई जिज्ञासा से पूछा हुआ है और आप उसका मकसद क्लास को डिस्टर्ब करना नहीं है, तो आप उनका ना उनको हतोत्साहित करें, ना उनका मजाक उड़ाएं। कोशिश करें कि सभी छात्र जो आप चर्चा कर रहे हैं उसमें सम्मिलित हों, ना कि सिर्फ रोज रोज कुछ पर्टिकुलर 2-3 छात्र ही उत्तर दे रहे हैं, आप जब सवाल पूछ रहे हैं वही चर्चा में शामिल हो रहे हैं, ऐसा ना हो। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं उसको भी इन्वॉल्व करना, तभी तो उनके अंदर की प्रतिभा को आप निखार पाएंगे। ये भी ध्यान रखना है कि चर्चा सिर्फ महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो विषय वस्तु है, वहीं तक सीमित हो, ना कि विषय वस्तु से बाहर चली जाए चर्चा। नहीं तो समय आपके पास सीमित है, समय का ही सारा खेल है। जिस विषय वस्तु पर चर्चा हो रही है, अध्यापक को उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप विषय वस्तु तो आप चुनते हो पढ़ाने के लिए, तो उस विषय वस्तु का ज्ञान लेकर के पहले से आप जाएं, उसका पूरा ज्ञान लेकर जाएं तो बेहतर होता है। फिर छात्र जो भी सवाल पूछेंगे आप उसको बेहतर तरीके से जवाब दे पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि जो छात्र कुछ अलग सवाल उससे जुड़ा हुआ पूछ देता है और आपको उसकी जानकारी नहीं होती है। कोई भगवान नहीं कि हर जानकारी हर शिक्षक को हो। तो किसी बिंदु को अगर आप नहीं जानते एक अध्यापक के तौर पर और उसे समझा भी नहीं पा रहे, उस वक्त आपके दिमाग में कोई उदाहरण नहीं आ रहा है, तो आपको निसंकोच पूरी ईमानदारी से, पूरे कॉन्फिडेंस से ये कहना चाहिए कि मैं अभी इसको बताने में असमर्थ हूं, मैं अभी इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, बता नहीं पा रहा हूं, या मैं अभी इसको नहीं जानता हूं। ये कह देना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनको जरूर ये भरोसा दिलाना चाहिए छात्रों को
कि बाद में हम इस चीज को निकाल करके आपको जरूर बताएंगे, समझाएंगे। अगली कक्षा में उस बिंदु पर हम जरूर चर्चा करेंगे। छोटे बालक परिपक्व नहीं होते हैं तो वो ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा नहीं ले पाते हैं, ग्रुप डिस्कशन में उनकी प्रतिभा खुलकर सामने नहीं आ पाती है, तो उनके लिए अलग तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि वो बोलने के लिए प्रोत्साहित हों। प्रश्नोत्तरी का समय मर्यादित रखना चाहिए। मर्यादित का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जो कालांश की बात आई थी, ये नहीं कि एक छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं तब 2 घंटे तक उन्हीं पर चर्चा चल रही, एक ही को मौका मिला हुआ है। टू द पॉइंट, कॉम्पैक्ट प्रश्न होना चाहिए, जवाब भी टू द पॉइंट होना चाहिए, और सवाल प्रासंगिक ही होना चाहिए, जो विषय है उससे संबंधित ही होना चाहिए, और जो महत्वपूर्ण सवाल है उसको समय, उसका उत्तर थोड़ा ज्यादा देना चाहिए, समझाना चाहिए। जो कम महत्व का प्रश्न है, बहुत हल्का प्रश्न है, टालना उनको भी नहीं है, लेकिन उनको उसी हिसाब से उनका तुरंत जवाब दे करके तुरंत समझ में भी आ जाएगा, हट जाना चाहिए। किसी ने पूछा, किसी को डाउट, थोड़ा सा ही डाउट है, हाँ ये सही था या नहीं मुझे लगता है, तो हाँ या ना में भी जवाब देकर के उनको पूरा समझ में आ जाएगा। प्रश्न पूछने के क्या फायदे हैं कि विषय की तरफ ध्यान खींचने में मदद करते हैं। प्रश्न जैसे कि 2 बातें होती है, एक तो विषय की तरफ अगर आप शिक्षक के द्वारा भी प्रश्न पूछा जाता है तो क्या होता है, बीच में अगर प्रश्न आपसे पूछ दिया तो आपका ध्यान कहीं और, तो आपका ध्यान उस विषय पर आ जाएगा। तो विषय की तरफ ध्यान खींचने के लिए प्रश्न जरूरी होता है। प्रश्न से रुचि बढ़ती है आपकी, और जब आप प्रश्न पूछते हो तो छात्रों के अंदर भी प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित होती है, वो भी प्रश्न पूछ पाएंगे। प्रश्न पूछने से शिक्षक बच्चे की क्षमता को समझ पाते हैं और उनकी रुचि का भी पता चलता है कि इस विषय में इनकी रुचि कहाँ जा रही है। शिक्षक को ये पता चलता है कि बच्चों को टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं, तब वो उस हिसाब से उस विषय को और आगे बढ़ा पाते हैं, नहीं तो उनको रुकना पड़ता है, उस विषय में और भी उदाहरण दे करके समझाना पड़ता है। पहले के ज्ञान में नया ज्ञान जुड़ता है, क्योंकि आप समझ करके जितना टॉपिक आपने सोचा था इतना पढ़ाना है, जाना है, किसी ने नया सवाल पूछ दिया और वो बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, तो उससे एक्स्ट्रा जानकारी आप दे रहे हैं बच्चों को, उससे जुड़ी हुई, तो नया ज्ञान भी बच्चों के अंदर जुड़ता है और आपको भी लगता है कि नहीं, उससे संबंधित सारे पक्षों को हमें पढ़कर जाना है, तो आपके अंदर भी ज्ञान का विकास होता है, दोनों तरफ से होता है। और छात्र को, शिक्षक को ये पता चलता है कि उसका जो प्रशिक्षण है, उसकी जो पढ़ाने अध्यापन का तरीका है, अध्यापन जो हो रहा है वो सफल है या नहीं है। विद्यार्थियों के मस्तिष्क को सक्षम बनाने में मदद मिलती है। विद्यार्थी के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उनकी जो चीजें उन्होंने पढ़ी हैं वो पक्की हो जाती है जब क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, क्योंकि सारे संशय मिट जाएंगे तो वो चीजें पक्की हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नों के प्रकार कितने यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अभी तक हमने पढ़ा ये बहुत ही कॉमन चीजें थी, इस तरह से कॉमन थी कि अगर आप नहीं भी इसको पढ़ते तो भी मास्टर कर चुके सब लोग हैं, इसका आंसर आसानी से दे देते। अब प्रश्नों के प्रकार 7 प्रकार का बताया हुआ है, 7 प्रकार को हम लोग देखेंगे। पहले तो प्रकार देख लेते हैं। पहला है प्रस्तावना प्रश्न, दूसरा है प्रश्न बनाना, तीसरा है विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न, चौथा है कुछ समस्याओं वाले प्रश्न, पांचवा है बोध कराने वाले प्रश्न, छठा है तुलनात्मक प्रश्न, सातवां है सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना मतलब जैसे पुंडलिक सर आपको पढ़ाते हैं तो पूछते हैं, शुरुआत में कोई टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पर रखा और पूछते हैं कि इसके बारे में आप क्या समझते हो, तो प्रस्तावना प्रश्न उस तरह से आप कह सकते हैं। कोई टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, उससे संबंधित आपकी जानकारी पूछ ली। प्रश्न बनाना है वो अभी हम लोग देखेंगे। तीसरा है विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न, कोई ऐसा सवाल पूछ दिया कि आप विचार करने, क्या ऐसा हो सकता है। कुछ समस्या वाले प्रश्न होते हैं। बोध कराने वाले, बोध मतलब ज्ञान कराने वाले प्रश्न होते हैं। कुछ तुलनात्मक 2 विषयों को आपस में उसका कंपैरिजन करने वैसे प्रश्न होते हैं, और सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न होते हैं। अब देखिए एक एक करके इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डिटेल।
प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है, विद्यार्थी को पहले से कितना ज्ञान है ये जानने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई विषय हमने दिया, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले पूछा मोटर नर्व्स के बारे में, तो अगर मोटर नर्व्स को हमें पढ़ाना है तो प्रस्तावना प्रश्न हुआ कि उसको पढ़ा रहे पहले ही पूछ लिया। आसन पढ़ाना, तो आसन क्या है, आसन के बारे में आप क्या समझते हो, इस तरह का प्रश्न पूछना प्रस्तावना प्रश्न होगा। और इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, सबको इन्वॉल्व करेंगे इसमें, सबसे प्रश्न लेंगे तो लंबा खिंच जाएगा। प्रस्तावना प्रश्न छोटे, एक दो प्रश्न पूछा और एक दो लोगों से अलग अलग से पूछ लिया, बात खत्म। अब है दूसरे तरीका जो है प्रश्न का, वो है प्रश्न बनाना। अब यह विद्यार्थी को किसी अभ्यास अथवा विषय में आगे बढ़ाने में शिक्षक की मदद करता है प्रश्न बनाना। जैसे कि अगर आप योग के शिक्षक हैं, डायबिटीज और योग विषय आप पढ़ा रहे हैं, या आप हाई बीपी के पेशेंट हैं और आप उससे संबंधित विषय पढ़ा रहे हैं, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। डायबिटीज वाले में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि पैंक्रियाज कहां पर होता है। हाई बीपी लो बीपी में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है उस टॉपिक से संबंधित में कि सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक। सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो होता है उच्च रक्तचाप का, वो क्या होता है, कैसे उसका मेजरमेंट होता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछ करके आप जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं और प्रश्न से प्रश्न उत्पन्न होता है। अब जैसे डायबिटीज वाले में पूछ दिया पैंक्रियाज कहां पर होता है, तो डायबिटीज तो समझ रहे हैं, डायबिटीज में जो है शुगर लेवल बढ़ जाता है, लेकिन उसका पैंक्रियाज से संबंधित है, क्योंकि पैंक्रियाज इंसुलिन अब रिलीज नहीं कर पा रहा है नेचुरली। तो अब सवाल यह है कि पैंक्रियाज है कहां पर, तो ये प्रश्न बनाना हुआ। हाई बीपी है, तो अब हाई बीपी में सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है, कैसे बढ़ घट जाता है वो कैसे उसका मेजरमेंट होता है, किस उसमें कौन से यंत्र से उसको जांचा जाता है। इस तरह से प्रश्न बनाना हो गया। उसके बाद है विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न। अब इसमें क्या होता है, जो टॉपिक आप ले रहे हैं उसमें कुछ ऐसे सवाल आपने पूछ दिया जिसको कि कहा हाँ ये बात तो सही है, इसमें तो विचारणीय है। अब उसमें आप कुछ ध्यान, मतलब अचानक से सोना आपने ऐसे क्लिक किया छात्रों को कि उनका ध्यान सोचने पर मजबूर हो गया कि अब सच में क्या होगा इसका आंसर। अब जैसे प्राणायाम कर रहे हैं, सबको पता है लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, लेकिन क्या नर्वस सिस्टम पर भी इसका असर पड़ता है। आपने पूछा प्राणायाम और नर्वस सिस्टम का क्या संबंध है, तो आप कहेंगे अच्छा नर्वस सिस्टम से भी इसका कोई संबंध है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ है तो पहली बार में आपको ये विचार करने पर मजबूर करता है प्राणायाम का नर्वस सिस्टम से क्या संबंध है। आपसे कहा गया कि आप योगिक अभ्यास करते हैं, हाँ करते हैं। क्रम क्या रखते हैं आप, पहले कौन सा अभ्यास, उसके बाद कौन सा अभ्यास, उसके बाद कौन सा अभ्यास, या फिर आप पहले खड़े होकर अभ्यास करते हैं, पहले लेट कर अभ्यास करते हैं, पहले पीठ के बल अभ्यास करते हैं, पहले पेट के बल अभ्यास करते हैं, क्रम कैसे रखते हैं। तो ये भी सोचने पर मजबूर करता है। ऐतिहासिक विषय पर संबंधित प्रश्न है, वो भी सोचने पर मजबूर करता है। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने कब लिखी होंगी योग दर्शन की किताबें, किन परिस्थितियों में लिखी होंगी, बहुत सारी कथा कहानी है। तो आप विचार करते हैं, इसका जवाब एक नहीं हो सकता है, रिसर्च का विषय है। क्या योग दर्शन की कोई पांडुलिपि यानी कि जो हस्तलिखित जहां किसी ने भी लिखी, क्या वो मौजूद है कहीं पर योग दर्शन की पांडुलिपि। तो उससे संबंधित से व्यास भाष्य है, क्या व्यास भाष्य की कोई पांडुलिपि मौजूद है। तो ये विचार करने पर मजबूर करते हैं। अब चौथा जो क्वालिटी है, कैटेगरी है, चौथी कैटेगरी का प्रश्न है कुछ समस्याओं वाले प्रश्न। अब समस्या क्या है कि प्राणायाम चलता रहता है, पूरक रेचक कुंभक। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पूरक भी कर रहा हूं, रेचक भी कर रहा हूं, बोलते समय कुंभक भी लग रहा है। तो पूरक रेचक कुंभक तीनों चल रहा है अभी स्वाभाविक तौर पर। लेकिन क्या यह प्राणायाम है, यह सवाल। दूसरा, क्या सिर्फ श्वास रोकना प्राणायाम है। समस्याओं वाले प्रश्न है कि हम कहेंगे हाँ पूरक रेचक कुंभक हो रहा है, वो तो अंग है, प्राणायाम के अंग है पूरक रेचक कुंभक, लेकिन उसको कैसे कह दें कि प्राणायाम है। सिर्फ श्वास रोकना, बाल्टी उठाया श्वास रुक गई, क्या प्राणायाम है। तो इससे प्राणायाम कहेंगे या नहीं, तो ये समस्या वाले प्रश्न होते हैं।
क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा बहस की गुंजाइश रहती है। अब बोध कराने वाले प्रश्न, ऐसा प्रश्न विद्यार्थियों की ग्रहण शक्ति को, यानी कि वही मोटर नर्व्स वाली जो है उसको बढ़ाते हैं और विचार करने की शक्ति को भी बढ़ाते हैं। जैसे हम आसन के सिद्धांतों को क्यों अपनाएं, क्यों हम आसन में जो झटके नहीं दें, क्यों हम जल्दी जल्दी अभ्यास ना करें। तो ये हम लोगों ने शुरुआत में जो पढ़ा हुआ था कि योग अभ्यास के अध्यापन विधि में आसन को करने का क्या सिद्धांत है, प्राणायाम को करने का क्या सिद्धांत। जैसे प्राणायाम वाले सिद्धांत हैं, जैसे कि हठ योग के ग्रंथों में बताया गया, महर्षि गैरण्य ने भी बताया हुआ है कि प्राणायाम धीरे धीरे करना। जैसे बाघ हाथी सिंह को आप कंट्रोल धीरे धीरे करते हैं, वैसे ही श्वास को भी धीरे धीरे कंट्रोल में करना। ये सिद्धांत हुआ प्राणायाम का। नहीं तो क्या होगा, आपको वात से संबंधित रोग हो जाएगा, आपको आंख कान नाक सिर के रोग हो जाएंगे। तो बोध कराने वाले प्रश्न इस तरह के हुए। उसके बाद है छठा प्रश्न है तुलनात्मक प्रश्न। तुलनात्मक प्रश्न में एक चीज से दूसरी चीज को कंपेयर किया जाता है कि योग और व्यायाम में क्या अंतर है, योग करना बेहतर है या जिम जाना बेहतर है, प्राकृतिक श्वास और प्राणायाम इसमें क्या अंतर है, गहरा श्वसन डीप ब्रीदिंग में क्या अंतर है। इस तरह से तुलनात्मक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। सातवां है सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न। अब जब क्लास कंप्लीट हो गई, सारा पाठ पढ़ा दिया, तो हमने किसी से कहा कि अभी जितना कुछ पढ़ाया है उसका समरी 5 लाइन में आप बताओ, ताकि पूरा पाठ आपका टू द पॉइंट आ जाए, मेन पॉइंट आ जाए, पूरा पाठ स्मरण भी हो जाए। इससे विद्यार्थियों की क्षमता बढ़ती है, उसको लगता है कि नहीं अभी तक जो पढ़ा है उसे हमें कैलकुलेट करके रखना है, उसको बताना है। सरिता जी पूछिए सवाल। अब आते हैं हम लोग सारांश प्रस्तुत करने वाले। ये तो हो ही गया, सारांश वाले भी हो गया। अच्छे प्रश्नों के आधारभूत गुण क्या होते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिए। प्रश्न पूछना एक कला और विज्ञान है। प्रश्न छोटा होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, माइक दे दिया प्रश्न पूछना है, अब वो इतना लंबा प्रश्न पूछते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है, प्रश्न खत्म ही नहीं हो रहा होता। प्रश्न में वो आंसर भी दे रहे होते। तो प्रश्न एक कला है, विज्ञान है प्रश्न पूछना। वो छोटा होना चाहिए कभी भी प्रश्न, और सारगर्भित होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। सारगर्भित मतलब कि उसका कोई सेंस होना चाहिए कि सवाल पूछ रहे हैं, अब जिनसे पूछ रहे हैं उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो सारगर्भित नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। सवाल पूर्ण होना चाहिए कि आप पूछना क्या चाह रहे हो, उसका क्या उद्देश्य है, तो पूर्ण हो जाएगा। प्रश्न लंबे नहीं होने चाहिए, सीधे विषय से संबंधित होने चाहिए। विषय से विषयांतर होगा सवाल तो अच्छी क्वालिटी का सवाल नहीं माना जाएगा। अब अगर आप विद्यार्थी से सवाल पूछ रहे हैं या विद्यार्थी आपसे पूछ रहा है, दोनों ही स्थितियों में लागू होता है, लेकिन चूंकि आप टीचर हैं तो पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप जिस विद्यार्थी से सवाल पूछ रहे हैं उनकी आयु लिंग के हिसाब से प्रश्न पूछना चाहिए, तो आपको एग्जैक्ट प्रश्न उससे पूछ पाएंगे, फिर उसकी क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ेगी। ऊपर भी हम लोगों ने देखा कठिन प्रश्न किससे पूछना है, बड़े विद्यार्थियों से। अगर आपकी कक्षा में छोटे विद्यार्थी भी हैं, बड़े विद्यार्थी हैं, मैच्योर भी है, अनमैच्योर भी है, तो कठिन प्रश्न मैच्योर से पूछेंगे, बड़े विद्यार्थी से। और नए विद्यार्थी हैं, कम उम्र के हैं, तो उससे सरल सवाल पूछेंगे। उसी को पलट दीजिए तो जो इंटेलिजेंट, अगर एक ही उम्र के हैं उसमें जो इंटेलिजेंट है उनसे कठिन सवाल पूछेंगे, और जो कमजोर छात्र हैं उनसे सरल सवाल पूछेंगे। प्रश्न की भाषा सरल होनी चाहिए। शिक्षक कठिन शब्द का इस्तेमाल ना करें, ये नियम है। कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें जो समझ में ना आए, और अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कठिन शब्दों का, तो आपको एक बार रुक करके उस शब्द को क्लियर करना चाहिए या पूछना चाहिए कि शब्द का अर्थ समझ में आया या नहीं। फिर वो अगर से सवाल आएगा कि नहीं समझ में आया तो आप उस शब्द को पहले समझा दीजिए। सभी प्रश्न बच्चों को बढ़ावा देने वाले होने चाहिए। प्रश्न पूछने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, देखो मैंने इतना अच्छा पढ़ाया, तुम लोग बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हारी क्षमता ही नहीं है इसको ग्रहण करने की, और हमने उनको दबा करके कि नहीं कैपेसिटी तुम्हारी नहीं है, चले गए। नहीं, प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो स्टूडेंट्स को रुचि जगाए और उनको बढ़ावा दे आगे बढ़ने के लिए, उनके अंदर की कैपेसिटी को निकाले, क्षमता को बाहर निकाले। प्रश्न सभी विद्यार्थियों से करें, ना कि सिर्फ कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों से करें।
अब इसमें डिपेंड भी करता है, शिक्षक सभी से प्रश्न नहीं करते, सब लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्या करें। प्रश्न विषय के अनुरूप और अर्थपूर्ण होने चाहिए। प्रश्न विनम्रता पूर्वक पूछे जाने चाहिए। किसी विद्यार्थी पर हमला करते हुए प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। अच्छा तुम ये कर रहे हो, बताओ ये कैसे होगा, तुम बताओ। उनको आधा तो वो ऐसे ही डर के मारे जो है परेशान हो जाएगा। उन्हें परेशान करने वाले प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न कभी भी जल्दबाजी में नहीं पूछना चाहिए। विद्यार्थियों को सोचने का समय देना चाहिए। नहीं प्रश्न पूछा और तुम जल्दी जवाब दो, थोड़ा सा समय सोचने का तो देना चाहिए। एक जैसे प्रश्न में वाक्य बदलकर प्रश्न पूछना चाहिए। एक छात्र से प्रश्न पूछा, फिर दूसरे से पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा सेंटेंस बदल देंगे, शब्द बदल देंगे। हाँ या ना वाले प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि वे साफ नहीं होते, स्पष्ट नहीं होते हैं कि आप जो पूछना चाह रहे हैं। क्या पता छात्र ने को समझ नहीं आया, उसने सोचा कि कोई जान ना पाए हम समझ रहे हैं या नहीं, तो हाँ या ना में से एक कोई जवाब दे देगा। 50% तो प्रोबेबिलिटी होती है सही होने की। तो ऐसे प्रश्न जनरली नहीं पूछने चाहिए। और महत्वपूर्ण बात कि अधूरा प्रश्न कभी नहीं पूछना चाहिए। अब हम लोग इसी पर आते हैं कि क्वेश्चन 2018 में पूछा गया जो महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हैं इतना तो पढ़ लिया, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है यूजीसी नेट में। तो देखिए 2018 दिसंबर में सवाल पूछा गया। एक योग कक्षा में योग शिक्षक को अपने निर्देशों को सही ढंग से संप्रेषित करने हेतु निम्नलिखित बिंदु सहायक हो सकते हैं। निर्देश संक्षिप्त, धीमे और स्पष्ट होने चाहिए। अध्यापक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जो अब तक पढ़ा है उससे संबंधित सवाल है। एक बार में अनेक निर्देश दिए जाने चाहिए। आवश्यक होने पर निर्देश दोहराए जाने चाहिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। दो होगा इसमें से आंसर। कूट में दो दिया होगा। 1 और 4 1 और 4 1 और 4 बिल्कुल सही है। इसका मतलब आप लोग सब लोग सहमत हैं इससे या नहीं? ठीक है, पहला और चौथा होगा। ठीक है, 1 और 4 होगा। बढ़िया। किन्हीं का हैंड रेस तो नहीं है? अब देखिए जुलाई 2022 में सवाल पूछा गया। योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां नामक पुस्तक के अनुसार योगाभ्यास के समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितने स्थान की जरूरत होती है? 12 वर्ग फीट, 40 वर्ग। पीयूष मुकेश जी 40 वर्ग। मैसेज में भी जवाब दे रहे हैं। 40 वर्ग। 40 वर्ग तक। अमिता जी हैंड रेज कर रही हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, वो मुझे ना 40 वर्ग फीट वो समझ में नहीं आया कि कैसे आया, क्योंकि 6 ये 3 ये तो 6 या 12 और वो 1 फीट का वो जगह लिया भी तो वो 40 कैलकुलेशन नहीं समझ में आया। अच्छा 40 कैलकुलेशन समझ में। 6 और 3 था ना, तो हमने कहा था चारों तरफ 1-1 फीट स्पेस थोड़ा सा चाहिए ना, थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, हाथ को फैलाना है। तो 6 में आगे भी 1 फीट बढ़ाएंगे, पीछे भी बढ़ाएंगे, तो 8 फीट हो गया ना। वो एक मैट को 6 फीट में 1 फीट आगे 1 फीट पीछे भी चाहिए, 8 फीट हो गया। और तो 3 फीट है, 3 फीट में एक तरफ भी 3 फीट 1 फीट बढ़ाना, दूसरी तरफ भी बढ़ाना है, तो 5 हो गया। तो 8 गुना 5 कितना होगा? 40 वर्ग फीट हो गया। ठीक है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लेसन प्लान। लेसन प्लान से बहुत सवाल आते हैं, बहुत सवाल। इस पर आज करना ठीक नहीं होगा, समय बस 5-6 मिनट ही बचा हुआ है और 3 घंटे से आप लोग बैठे हुए हो। तो कल हम लोग लेसन प्लान करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ना हो तो आप इसको पढ़ के आना। लेसन प्लान को जो हमने नोट्स दिया हुआ है उस नोट्स में इसको पढ़ के आएंगे तो कल समझने में आसानी होगी। अपनी तरफ से पढ़ के आना है सब लोगों को। ये होमवर्क है, लेसन प्लान। अब हम लोग तकरीबन अंतिम छोर पे पहुंच गए हैं, योगाभ्यासों के अध्यापन विधि। लास्ट में इसके भी PYQ कर लेंगे तो चिंता की बात